बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि इलेक्शन करीब है, जो भी पार्टी हुकूमत में अवाम की मर्जी से आएगी हम तस्लीम करेंगे। जबकि पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का ऐलान किया है। समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएगी। नवाज शरीफ साहब की क्या वापसी और आइनी मामलात में आसानी आप नून लीग के लिए देख रहे हैं? देखिए जी, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम ज़रा सबकी मुलाकात फ़ातिमा से करवाते हैं। फ़ातिमा जो हैं ये पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर हैं जी। और जीएनएन के प्लेटफॉर्म से आज उनको हम देखते हैं और उनका तारुफ करवाते हैं और बात करवा लेते हैं, देख हाँ लेते हैं। सुनते हैं। बात तो बाद में, पहले देखते हैं कि फ़ातिमा जो हैं, तो जी फ़ातिमा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की पहली न्यूज़ एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी फ़ातिमा। मैं हूं फ़ातिमा, AKI न्यूज़ एंकर और आप देख रहे हैं GNN प्लस। आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें इस स्पेशल प्रोग्राम में। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये तक महंगी। वफाकी काबीना ने बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निज़ाम दिरहम बरहम, जगह जगह पानी जमा होने की वजह से मार्केटें बंद हैं। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मशावरत के लिए नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ सोच समझ कर वापसी का फैसला करेंगे। अगस्त में असेंबली कब तहलील होगी इस तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ है। इम्कान यही है कि 90 दिन का इलेक्शन अमल हो। 9 मई सानिहे की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और JIT तश्कील। 5 रुकनी JIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर होंगे। लाहौर में DIG शारिक जमाल की अचानक पर असरार मौत। ज़राए के मुताबिक DIG शारिक जमाल DHA में वाक़े घर में रात गए मुर्दा पाए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में आज़म खान नैब में पेश। तहक़ीक़ाती कमेटी को तफसील बता दी। ज़राए का कहना है कि आज़म खान ने इमरान खान के दावों के बरक्स बयान दिया है और बताया कि किस किस मौके पर इमरान खान ने इस हवाले से हिदायत जारी की। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी। हमजा और फ्रांसीसी खिलाड़ी के दरमियान मैच 81 मिनट जारी रहा। जी डॉक्टर। अच्छा जी, तो फ़ातिमा को हम खुशामदीद कहते हैं और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि मशीन और जो इनकी आवाज़ है वो भी मशीन है और ये ख़ुद भी जो है ये मतलब ये कोई शख्सियत नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये टेक्नोलॉजी के जिस फेज़ में दुनिया दाखिल हुई है तो वहाँ पर हम ज़ाहिर है कि हम भी इंडिया में और कई मुल्कों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग जो हैं वो रोबोटिक्स और काफ़ी आगे चला गया है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी हमने चंद रोज़ पहले देखा कि एक टॉक शो के हवाले से चीज़ आई, लेकिन जो न्यूज़ पढ़ने के हवाले से तो वो आज GNN जो है उसने फ़र्स्ट टाइम ये फ़ातिमा को इंट्रोड्यूस किया और आने वाले दिनों में ये
जो हमारे मेन न्यूज़ बुलेटिन्स हैं और हेडलाइंस हैं उनमें आपको नज़र आएंगे। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर है मुल्क आगे बढ़ रहा है इलेक्शंस की तरफ, और अब उसमें लेकिन कोई ख़ास उसमें मतलब मुख्तलिफ बातें अभी भी चल रही हैं कि किस तारीख को असम्बली डिज़ोल्व होगी, वक्त पे होगी, वक्त से पहले होगी क्या, और बाज़ाब्ता कायदीन के दरमियान जो है वो हुक्मरान जो हुकूमत में मौजूद शख्सियात हैं उनके दरमियान भी कोई बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं शुरू हुई अभी तक, और ना ही जो अपोजिशन जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी, उनसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ। और इसी तरह से तहरीक लब्बैक भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, तो उनकी क़यादत से भी कोई अभी राब्ता नहीं हुआ। तो और उसमें जो एक ख़बर हम कह लें या जिस तरह से भी कहें, ज़रदारी साहब जो हैं वो लंदन की तरफ उनकी रवानगी है, और लंदन की तरफ उनकी रवानगी है दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद, या वो चले जाएंगे या वो पहुंच गए, और उसके बाद उनका वापसी का जो है वो अभी जो मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात से, तो वापसी का जो उनका प्लान है वो अभी किस तारीख को वापसी होगी ये अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है। ये भी क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि क्या उनकी दुबई या लंदन में, ये मैंने दोनों तरफ से ये बात चेक की कि क्या उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात है। तो मुझे ये बताया गया अब तक कि इन दोनों की कोई मुलाकात अभी तक तय नहीं है, हो सकती है लेकिन तय नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ उस पर इतराज़ उठाए गए थे कि जी हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो शायद उसमें जो है वो वहाँ मुलाकात ना हो, या ये कि किसी तरह से जूम वगैरह पे, या ये कि हो सकता है, ज़ाहिर है आने वाले दिन जो है उन्होंने फ़ैसले करने बड़े, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं है। और ये भी अभी तक वाज़े नहीं है कि क्योंकि मैंने जब इसको चेक किया तो ये निजी दौरा है, तो निजी दौरा है ज़रदारी साहब का, तो उसमें ज़ाहिर है कि कोई सच कोई उसमें कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स अभी तक उसमें नहीं है। ये भी पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं उनकी क़यादत से करीब वो कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब हो सकता है वहाँ से लंदन से वो फ्रांस भी निजी दौरे पे जाएं और फिर पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन वो भी अभी तक उसका भी कोई बताया नहीं गया पार्टी की तरफ से, लेकिन वो निजी दौरा है। अब ये यहाँ पे है, और ये भी हो सकता है कि दुबई क़याम हो फिर दुबई से लंदन जाए, लेकिन लंदन और फ्रांस अभी तक उनके दुबई लंदन फ्रांस या दुबई से लंदन या इस तरह से। तो ज़ाहिर है निजी दौरा है तो वो फिर ऊपर नीचे उसमें हो सकते हैं तारीख़ें, लेकिन ये जो दिन हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़ी मुशावरत और बड़ी सोच विचार के दिन हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे मामलात ने जाना है, और सियासत में क्या होना है, इलेक्शंस की तारीख कैसे होनी है, और ये जो हर रोज़ अब एक मामला अगर हो गया है तो मतलब अब हमें तो शराइत ही नहीं पता चल रही। रोज़ एक 7 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ये बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो भी एक दफ़ा बता दिया जाए कि भाई ये कर, वो अब बारिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं, ये तो चलें इसका तो एक, लेकिन उसके नतीजे में जो बिजली जाएगी और जो ख़राबी है सिस्टम की, सिस्टम बर्बाद है। देखें ना, ये तो आप ज़रा, अब मुझे अब यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ये आप इस तरह की जो रेलवे सर्विस है, ठीक है, ये पाकिस्तान समेत और कई मुल्कों में, लेकिन ये रेल तो आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट, आप चाइना का यहाँ पे सारा
सी पैक मंसूबे और बाकी सारी चीज़ें, तो ये रेल के इशूज़, जहाज़, फ़्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, मतलब बारिश ना हुई जैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो हमें उसके लिए गैर मामूली बारिशें हैं, लेकिन उसके नतीजे में सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं ना। मतलब देखें, हमारे सामने ही शहर बन गए ना, दुबई, अबू धाबी, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले का देखें, लीडरशिप, एक लीडरशिप आई, एक लीडरशिप, ठीक है ना, और उसके बाद आप देखें कि वो आगे जो है उनका विजन, उनका कैसे आगे लेके चलना है, और वो मतलब उन्होंने तय कर लिया कि भाई ये जो है ना, ये इस डेट तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और वो हो गया। उन्होंने कहा कि इस तारीख तक ये फुटबॉल मैच होगा, तो हो गया। तो मतलब है कि वो हमारे यहाँ तो कोई बात है ही नहीं ना। मतलब एक, अब बारिश हो रही है तो क्या करना है बारिशों में, कैसे प्लान करना है आगे, नहीं, कि लॉन्ग टर्म तो जब तक आप बनाएंगे नहीं पॉलिसीज। बिजली चोरी हो रही है तो चोरी और होगी, नहीं कीमतें होंगी तो लोग चोरी नहीं करेंगे भाई। चोरी जो होती है ना, एक तो ये डाकू डकैत वैसे ही बैठे हैं ना, तो जो यानी जो हर शुबे में बैठे हैं बदमाशियाँ, और दूसरी बात गरीब आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, बिजली चोरी नहीं करेगा तो ये बिल दे सकता है कोई शख्स जिसकी 20,000 रुपये या 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो ये बिल दे सकता है। तो बात ये सारी कि ये तो, और जिनके, मैं तो पहले भी बात कह चुका हूँ ना कि इस मुल्क में या लोग कैद से मरते हैं या बदहजमी से मरते हैं, तो या बहुत खाना है, खा के मर जाते हैं, और या ये कि खाना होता ही नहीं है, भूख से मर जाते हैं। और आप ये सोशल क्राइम देखें जो रोज़ खबर सुबह सुबह आती है, बच्चियों का कत्ल हो गया, बच्चों का कत्ल हो गया, कोई किसी ने घर में खुदकुशी कर ली, किसी ने दूसरे, ये सोशल क्राइम्स आपकी सोसाइटी में क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि झगड़े, बेचैनी, महंगाई, बेरोज़गारी, तो ये सारा ठीक करना है आपने, बिल्कुल, ठीक है ना। इसको बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, तो भी आइए ऊपर से सुना कोई पैमरा का बिल भी आ गया। जी जी, हाँ, बड़ा अच्छा कह है, रही है कि बड़ा फायदा उसमें ये कि होगा झूठ नहीं इससे बोलना चाहिए मीडिया पे सहाफ़ी को। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त मैं कहूँ कि ये हुकूमत में सारे इंतहाई नेक और ईमानदार लोग बैठे हैं, ये सच है या झूठ है? इस पे पैमरा क्या कहेगा मुझे? अगर मैं सिर्फ ये कहूँ, देखिए मैं तो तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं ये कहूँ कि जी इस वक्त जितने लोग हुक्मरान बैठे हैं हमारे, ये इंतहाई नेक, ईमानदार, परहेजगार, मतलब फरिश्ते, अल्लाह मियाँ की गाय, मतलब क्या और क्या अल्फाज मार को। अगर मैं ये देखें तारीफें कर रहा हूँ ना, तो क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? ये पैमरा वाले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर उनका दिल है कहीं तो मुझे इस पे देखें, मैं तारीफें कर रहा हूँ ना। अभी क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है? मैं तारीफें कर रहा हूँ, बहुत नेक लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ओह, लेकिन बात सहाफ़ी तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ तारीफ, देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही नेक लोग हैं सारे। अब मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देखता हूँ क्या लेटर आता है इसको गलत करार दिया जाता है, ये इसको सही करार दिया जाता है। एक जुमला कहा है ना मैंने, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है इसमें कोई देखने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अंदर जो है ना, इस पर उनका ब्लड प्रेशर जो मैं हुकूमत वाले बैठे हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे, ये क्या बोल रहा है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे आप? तो एक अजीब सी, बहरहाल खुश रहेंगे सारे, लेकिन ये है कि मतलब है कि कमाल की बात नहीं है, मतलब है कि क्या कहा जाए। अच्छा चलें जी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार, ओहो, मतलब है कि आप ये 25 करोड़ लोगों में से अगर कोई चंद लोग चुन सकते हैं ना, बेहतरीन ये इधर भी और अपोजिशन में उधर भी, उस तारीख ना, हाँ, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और वो क्या था दूसरी कौन सी थी, पार्लियामेंटेरियंस, नाम ही याद नहीं, कमाल है। अच्छा, नाम जनरल परवेज खटक साहब का आता है, वो पार्टी का नाम ही नहीं याद आता, ये भी कमाल है। और परवेज खटक साहब के साथ महमूद खान साहब थे, महमूद खान साहब, अच्छा,
तो ये सारे उधर हैं और वो भी बड़े नेक ईमानदार हैं। अब ये डिस इन्फॉर्मेशन है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या है, कुछ है वही है। बहरहाल थोड़ी संजीदा बात कर लेते हैं हम, मैं बस अब क्या कहूँ उस पर। ये तो अब ये मुशावरत शुरू होगी आने वाले दिनों में, वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो अब इनको हुक्मरान को करना, हुक्मरान जमातों को करना है। और ये भी इन्होंने देखना है कि इसमें तहरीक इंसाफ तो बतौर पार्टी इनके दौर में तो है, गिरफ्तारी शायद हो जाए, चेयरमैन की शायद ना हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शायद ना हो। एक जो है वो ख्याल ये भी है कि शायद उनका अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है, एक तो वज़रा से बात हो रही थी, तो वो बड़ा संजीदगी से ये सोच रहे थे कि अगर गिरफ़्तारी नहीं भी होती तो हम जो हैं वो उनका जो सोशल मीडिया का इंटरेक्शन है उसको बंद कर देंगे अगले चंद दिनों में, ये सोच रहे हैं हम। यानी उनका जो वो यूट्यूब पे बात करते हैं स्ट्रीम, या वो जो टिकटॉक उनका सुना है बड़ा कोई काफ़ी लोग उस, तो उसके उनसे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए। और उसके बाद फिर उस तक की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के ऊपर अब ये है कि इतने सारे मुकदमात हैं और उसमें JIT की रिपोर्ट भी आ गई, बाकी भी चीज़ें आ गई, तो वो एक राय ये है कि शायद इसी दौर में कर लिया जाए आखिरी 10 दिन में। एक ये है कि केयर टेकर के आने की बात किया जाए, लेकिन ये तो तय है कि अब इतने दिन नहीं है कि जितने दिनों में वो उनकी नाअहलियत हो जाए, यानी इस हुकूमत के, तो नाअहलियत अगर ये करवाते हैं या पार्टी को करवाते हैं तो फिर जो है वो भी फिर केयर टेकर में ही होगा, क्योंकि अब दिनों के, और मेरा ख्याल ये वैसे पता नहीं, मेरा ख्याल था कि ये संजीदा मुशावरत अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये है कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नून ने कमेटी बनाई है तो पीपल्स पार्टी भी शायद एक कमेटी बनाएगी, तो सारी पार्टियां कमेटियां बना देंगी, तो फिर कमेटियां आपस में बातचीत करेंगी, फिर वो कमेटियां बातचीत करेंगी, फिर उसके बाद वो, लेकिन इसमें जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, मतलब वो, क्योंकि बहरहाल इस हुकूमत का जो भी अच्छा या बुरा जैसा भी, वो शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, और ये शायद मेरे ख्याल से उनको चंद रोज़ ही मिले हैं कि जिसमें वो अपनी एक बात बता रहे हैं किसी तरह, लेकिन वो जो हैं वो, लेकिन डॉक्टर साहब साथ साथ महंगाई भी तो है, 7 रुपये अगर आप बिजली की फ़ी यूनिट कीमतों में इजाफा करते हैं तो इस तरह से मकसद है कि वो सारा असल में ये एक, मैंने कहा ना, एक अजब सा, इसको पता नहीं, अब इसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो कहा जाएगा, ये तो धक्का दे दिया जिसने भी दिया, जरदारी साहब ने कहा या जिसने भी कहा, तो ये तो मुस्लिम, देखें कल रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्टेटमेंट आई थी, ज़्यादा उसको शायद मीडिया में नहीं वो चली, लेकिन हमारे पास वो स्टेटमेंट आ गई थी जनूबी पंजाब की तरफ से, और उसमें ये था पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की तरफ से कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है उस पर शदीद हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की गई। नून लीग में भी डॉक्टर साहब गुजर आए जो ये बात, नहीं ये इस तरह से आप छोड़ देना, पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसीज़ पे, माशी पॉलिसीज़ पे शदीद तनकीद की और कहा कि ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई हैं, और गरीब जो है वो दाल रोटी नहीं ले पा रहा। तो मैंने कहा कि यार ये तो शायद, फिर मैंने कहा थोड़ा पहले नहीं आ गया ये प्रेस स्टेटमेंट, इसको तो थोड़ा बाद में आना चाहिए था, वो शायद वो अच्छा है, फिर ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन वो जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसको उन्होंने हिट किया है पीपल्स पार्टी ने, और ये माशी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसको ज़ाहिर है डिफेंड करना मुश्किल है, लेकिन इसमें जो एक बात है ना, वो देखें, आज थोड़ी सी ज़रा जनरल बात करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मतलब है कि ये आप देखें कि बहुत कुछ हो रहा है, ये जो बात इन्होंने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से की ना, कि हम महंगाई बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, इतना शदीद हो गया है सारा मामला, दुनिया, IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी, और इस मरहले पे वो IMF ने सख्त शराइत रखनी थी, उसकी वजह है, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह देखें, हम लोग उस यानी उस जनरेशन से हैं जहाँ पर हमने
हम दूसरी सर जंग देख रहे हैं। हमने एक सर जंग देखी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक सर जंग हमने देखी है, उसका एक प्रॉपर हिस्सा हमने देखा है, जो उसका यानी जिसमें एक कोल्ड वॉर और पाकिस्तान में तरक्की पसंद और इज्जत पसंद और ये और सारा वो हमने देखा है। और उसके बाद हमने जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड भी देखी है, और फिर हम अब मल्टीपोलर, या मतलब अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा कि ये बाईपोलर दुनिया है या मल्टीपोलर दुनिया है, लेकिन क्या है, तो एक बिखर रहा है पूरा दुनिया का सेटअप। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बतौर पाकिस्तान आज जो हम फैसले करेंगे वो फैसले अगली कई दिहाइयों तक, बतौर पाकिस्तान, बतौर हुकूमत नहीं, बतौर मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या JUIF नहीं या MKM नहीं, बतौर पाकिस्तान हम बतौर रियासत कई। और मैं आपको एक छोटी सी अपना एक आइडिया आपको देता हूँ जो शायद लोग इससे डिसएग्री करेंगे। देखें, ये हम अमरीकी इत्तेहादी रहे, मजबूत तरीन इत्तेहादी, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान बनने के बाद कि हम मॉस्को की तरफ जाएं या वाशिंगटन की तरफ। हम वाशिंगटन की तरफ गए, ठीक है, और वो उस दौरान पाकिस्तान के अंदर बहुत तरक्की भी हुई और लोग भी अच्छे थे। यहाँ पर मतलब गड़बड़ भी होती रही, लेकिन बहरहाल एक इक़दार थी उस वक्त तक। इससे कतई नज़र के वज़राए आज़म आ रहे हैं और जैसे मुनीर किया और अयूब खान और वो साइड पे करें, लेकिन हम एक मजमूई तौर पे माशरा अच्छा था, इश्यूज़ डिफरेंट थे, ठीक है, तो वो उसमें हम एक मुल्क ने तरक्की की, लेकिन फिर साथ साथ उसके बावजूद हमारी चूँकि हरकतें तो नहीं ठीक कर सकते ना, तो फितरत एक माहौल है, उसके बावजूद हमने सर फोड़ा अपना जाके ये मशरिकी पाकिस्तान, ठीक है, और हमने खुद सर फोड़ा। ये साजिश वाजिश ये वो सब वो अपनी जगह, हम खुद अपना करेंगे सत्यानाश अगर करेंगे तो साजिश क्यों नहीं करेगा दूसरा। तो वो हमने सारा किया, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान बचा उसको फिर हमने दोबारा खड़ा किया तेज़ी के साथ। यानी हम 2-3 सालों के अंदर ही इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हो रही है, न्यूक्लियर भी शुरू हो गया, बाकी चीज़ें भी शुरू, कौम आ गए। ये कई दफ़ा होता है कि वो कौम इकट्ठी हो जाती है सालों के बाद, तो 71 के बाद कौम इकट्ठी हुई, ज़लज़ला आया था तो कौम इकट्ठी, बदकिस्मती से साने के बाद कौम इकट्ठी हो जाती है। और मैं इसको एक और बात से भी अपना केस बिल्ड करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद फिर हम ये ज़िया-उल-हक साहब आ गए, फिर वो सर जंग का ख़ात्मा हुआ तो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ। अच्छा, अब ये मैं बात अब आज के हालात से क्यों जोड़ रहा हूँ। सोवियत यूनियन टूटा है, यानी ये 1991 जब ये गोर्बाचोव रिज़ाइन कर गए। 1991 जो है ये 1991, ये कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये साल सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन टूटा, और दूसरा उस साल जब सोवियत यूनियन टूटा तो दुनिया हिल गई। और दूसरा ये हुआ कि 1990 के इख्तिताम में कोई अगस्त सितंबर में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे चढ़ाई कर दी थी, लेकिन जंग 1991 में शुरू हुई, खलीजी जंग। अच्छा, अब क्या हुआ उसके नतीजे में? उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरी दुनिया की शतरंज ऐसे उलट पुलट हो गई, ठीक है। उधर जो है वो यूगोस्लाविया, उधर जंग शुरू हो गई है, उधर जनाब स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये बाल्कन वॉर, ऊपर रियासतें इंडिपेंडेंस इख्तियार कर रही हैं। सोवियत यूनियन टूट रहा है, बिखर रहा है। बोरिस येल्सिन आ गए, वो मतलब एक बेचैनी सी है कि कहाँ ये अमेरिकन लैंड हो गए, ट्रूप्स यहाँ पे लैंड हो गई, और ये उसामा बिन लादेन और ये सारा खलीजी रियासतों में ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अच्छा, इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को आज मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, मैं इसको बताने की क्या वजह है। उस साल एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ। सही। उस साल ये वाक़या हुआ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अब देखें हमारा पड़ोसी मुल्क
मुकम्मल तौर पे सोवियत यूनियन के साथ था, और हमारा पड़ोसी मुल्क मुकम्मल तौर पे उनके साथ असलाह भी ले रहा है, उनके साथ मतलब आप मॉस्को में जाएं तो वहाँ पे आपको राज कपूर की फिल्में भी नज़र आ रही हैं, सेंट्रल एशिया में भी वो पॉपुलर हैं, सारा इधर वो पूरा कल्चर वल्चर सारा। और उसमें जो है वो जब, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो कम्युनिस्ट हैं वो उनको सपोर्ट, और ये वो सारा जो भी खाद वाद उस तारीख़ है पूरी। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस वक्त ये हुआ कि इंडिया में एक इंटेलिजेंट शख्स, उस वक्त बहुत इंटेलिजेंट शख्स, वो वज़ीर आज़म था। हालांकि इंडिया में शदीद बेचैनी थी 1900, यानी आप सोचें ना कि आप एक मुल्क के इत्तेहादी हों और वो मुल्क ही टूट जाए, वो मुल्क ही टूट जाए और आप उसके इत्तेहादी हों, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, और शिकस्त हो जाए और टुकड़े होने शुरू हो जाए। मतलब उनको अपनी पड़ी है, गोरबाचोव के खिलाफ बगावतें हो रही हैं, वो कह रहा है भाई उधर छोड़ो, कौन इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर एक पॉलिटिशियन था, अब ये आप देखिए ना, और वो थे नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव जो हैं उनको कोई अच्छा कोई बहुत अंदरूनी सियासत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1991 में इंडिया के अपने अंदर टर्मोइल था, अंदरूनी टर्मोइल। कश्मीर, तहरीक आज़ादी मकबूजा कश्मीर में, खालिस्तान, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट हमेशा की तरह, ये सारे हंगामे, और 3 हुकूमतें गिर गई थी 2 साल में, 2 सालों में 3 हुकूमतें गिर गई थी। चंद्रशेखर आए दरमियान में, इलेक्शन आगे पीछे दाएं बाएं, माइनॉरिटी हुकूमतें। लेकिन नरसिम्हा राव जो हैं वो आए, और नरसिम्हा राव जो हैं वो मतलब वो उनको याद रखा जाएगा तारीख़ में, इसलिए कि वो एक तो कहते हैं कि 17 ज़बानें बोलते थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, और दूसरा ये है कि उन्होंने यानी एक अजीब सी सूरत हाल बनी कि उन्होंने कहा कि यार एक मिनट, ये तो माशी, अच्छा अंदर भी माशी बहरान था, ये IMF का कर्जा वर्जा, ये इंडिया भी फंसा हुआ था ना। तो नरसिम्हा राव जो हैं, एक तो उनके वजीर ख़जाना बड़े ज़बरदस्त थे, मनमोहन सिंह, जो आगे जाके वजीर आज़म बने, और उन्होंने फिर ये अपने मुल्क में वो रिफॉर्म्स की, माशी इस्लाहात की, जिसके नतीजे में जो फिर आगे वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह और ये सारे कैरी करते। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा कि एक मिनट यार, अब क्या करें, अब तो फंस गए। वो जहाँ देखते थे कि मॉस्को, उधर तो अपना रौला पड़ा हुआ है, ये खलीजी जंग छिड़ गई है, अमेरिका से मतलब कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इंडिया और अमेरिका का कुछ भी नहीं था, और इस्लामी ममालिक जो हैं वहाँ पर एक खलीजी जंग, तो इंडिया ना इधर है। अच्छा, फिर साथ ही एक और बहरान पैदा हुआ 91 में, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ये सारे जो लोग थे, इनको ये अरब ममालिक और खलीजी रियासतों से ये इनको वापस आना पड़ा। अच्छा, नौकरियां ख़त्म हो गई, बड़ी तादाद इंडियंस इंडिया आ रहे हैं, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां बंद हो रही हैं। ये जो 91 का जो क्राइसिस था, गल्फ वॉर का, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो जो नरसिम्हा राव हैं, जो आज ज़रा जनरल सी बात कर रहे हैं ना इसको, तो जो एक जहन में आती है चीज़, तो नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने कहा कि यार अब कहाँ, किस तरफ देखें, इधर देखें, दाएं देखें, बाएं देखें। तो 2-4 चीज़ें उस ज़माने में हुई। एक तो यह है कि सार्क एक्टिव हुई। अच्छा, या हमें नजर बंद पहले गई थी ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, लेकिन एक्टिविटी सार्क की बढ़ गई और सार्क एक फाल फोरम के तौर पे सामने आया। दूसरा, उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक पॉलिसी का ऐलान किया, लुक ईस्ट पॉलिसी। उसको कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, मशरिक की तरफ देखो। और उन्होंने कहा कि जो तिजारत है और मईशत है, अब हम कहाँ करें, तो हम ऐसा है कि ये हम उधर से तो फारिग हो गया सारा हिसाब किताब, अफगानिस्तान, ये वो सोवियत यूनियन, तो हम इस तरफ, इधर पाकिस्तान है, तो हम ऐसा है कि हम इधर जो है, उधर ईरान में इनकलाब आ गया है, इस्लामी इनकलाब, तो इधर से हम ज़रा लुक ईस्ट, उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये 91 में अनाउंस हुई, नरसिम्हा राव जी। और वहाँ पे आसियान बन चुका था पहले, आसियान तो पहले से था ना, आसियान तो मेरे ख्याल से 67-68 में बन गया था, और बड़ा ज़बरदस्त था आसियान जो था। यानी उस ज़माने में पाकिस्तान में और इंडिया में और पूरी दुनिया में उनको मिसाल देता, तो कहते थे एशियन टाइगर बने। नवाज शरीफ साहब की तकरीर होती थी, पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बनाएंगे, एशियन टाइगर। और एशियन टाइगर ही कि सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो मुल्क हैं, ये मुल्क सारा जो था वो
ये इस यहाँ पे था, साउथ ईस्ट एशिया। तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी भी बना ली। पाकिस्तान भी उस वक्त ये बात करता था कि हम एशियन टाइगर बनेंगे। अच्छा जी। तो लेकिन ये हुआ क्योंकि ये लोग बड़ा मुतासर होते थे कि यार इधर से सारा, ठीक है। और पाकिस्तान में इवन आप देखें ना, जापान, सारी ब्रांड्स पाकिस्तान में जापान से आ रही हैं। नेशनल की स्त्री आ रही है तो जनाब ये आ रहा है, तो फलां आ रहा है, तो गाड़ियाँ आ रही हैं तो जापान की गाड़ी है। तो अभी तक 12। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने बनाई, और लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी वो खालिसतन माशी बुनियादों में थी, मईशत। वहाँ पर उस ज़माने में अभी भी है एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है जिसको हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल जो है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल को अगर देखें तो इसमें लाओस, इसमें बर्मा, अच्छा, इसमें जो है ये चाइना का नीचे का कुछ हिस्सा, इसमें म्यांमार। ये गोल्डन जो ट्रायंगल है ये म्यांमार, थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ साथ ये दूसरा बड़ा इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा ओपियम पैदा होती है। फिर ये आती है फैक्ट्रीज़ तक। फैक्ट्रीज़ में ये म्यांमार, थाईलैंड के बॉर्डर पे कहीं जंगलों वंगलों में ये हेरोइन में बनती है। यहाँ से फिर शिपमेंट्स होती हैं, और यहाँ से शिपमेंट्स होती हैं वो हवाई और कैलिफोर्निया तक, और यहाँ पे दूसरे यूरोप। मतलब है कि प्रॉपर ये गोल्डन ट्रायंगल है, एक अफ़गानिस्तान और ये जो जहाँ सबसे ज़्यादा ओपियम मौजूद है जंगलों में। अच्छा, एनीवे, अब अफ़गानिस्तान में नहीं, लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान और ये जो, और दरमियान में फिर शुरू हो गई थी दोबारा अफ़गानिस्तान में, लेकिन अब ज़ाहिर है कि तालिबान मौजूद हैं तो अब ख़त्म। लेकिन ये गोल्डन ट्रायंगल एक्टिव तब से है। ये नाम CIA ने रखा था उनका, ये 40s-50s की दिहाई में, आप छोड़ें। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि उस वक्त उन्होंने ये लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। इस लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद जो है ये 9/11 हो गया, आगे जाके लुक ईस्ट पर 9/11 हो गया। 9/11 के बाद अच्छा, उससे पहले यूनिपोलर वर्ल्ड आ चुकी थी, ठीक है ना। वो मतलब है कि एंड ऑफ हिस्ट्री, किताबें लिखी जा रही हैं, ख़त्म हो गया, बस आगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ गया, नहीं होगी, फटा होगा, मज़हब होगी, मज़हब की बुनियाद पे, इसकी बुनियाद पे। अच्छा जी, 9/11 हो गया। 9/11 के बाद दुनिया फिर तब्दील हुई। तो ये यानी 2 वाक़यात हुए ना। एक तो सितंबर में ये 9/11 हुआ 2001 में, और दिसंबर में चाइना एंटर हो गया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड। अब जनाब चाइना, तो ये उधर से जनाब अमेरिका फंसा हुआ है जंगों में, इधर से जनाब चाइना इमर्ज हो रहा है। हाँ। एक जंग, दूसरी जंग, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, आगे पीछे दाएं बाएं चलते 2014 में जब मोदी सरकार आई जी, तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। अच्छा, और उन्होंने कहा इसमें 4C होंगे, कनेक्टिविटी, कल्चर और कोई कम्युनिकेशन है मेरे ख्याल से एक उसमें, ठीक है ना। उसमें 3-4 उन्होंने कहा कि इसमें होंगे, और इसके अंदर जो है ये उसका मकसद था मईशत को ठीक करना। नरसिम्हा राव की जो पॉलिसी थी इसका था चाइना को कंटेन करना है, अमेरिका बहादुर ने कहा है। और अमेरिका ने कहा कि यहाँ पर जी यहाँ इन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट एक काम करें और तेजी से काम करें, चाइना को कंटेन करें और एक्ट ईस्ट करें, और एक्ट ईस्ट करें और अपने इधर मत देखें, उधर देखें, ठीक है। क्योंकि इधर तो अमेरिका को खुद अंदाजा हो गया था ना 2014 में कि जंग नहीं जीत रहे। 2011 से मुज़ाकरात शुरू थे, 2011 से ये बैकडोर तालिबान से डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा यार ये आप ज़रा इधर कम देखें, उधर ज़्यादा देखें, ये इधर देखते रहे। लेकिन उधर उन्होंने शुरू कर दिया थोड़ा सा। अच्छा होता है, देखें तारीख में बाज़ दफ़ा ऐसे है, जैसे मैंने कहा भी नरसिम्हा राव की पॉलिसी उस वक्त थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो एक्ट ईस्ट के अंदर ये बिम्स्टेक को लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसको ये मेकोंग और गंगा प्रोजेक्ट और ये सारा, दिल नहीं था इधर कि कहाँ हम मत्थे लगे। तो हम तो उनको इंडिया में नहीं बर्दाश्त करते, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तो किनके मत्थे मार दिया अमेरिका बहादुर ने कि लाओस में जाओ और कंबोडिया में जाओ, ये क्या रखा है उधर। अच्छा सुने, लेकिन हुआ ये कि चूंकि तवज्जो उधर नहीं रही तो उसका नतीजा ये निकला कि अब वो इलाके हाथ से निकल गए। ना सार्क है, ना मेकोंग गंगा है, ना ये ट्राइलेटरल कोई सड़क बन रही है, ना उसमें जो है कंटेनमेंट हुई चाइना की। अच्छा उसके बाद ये आपका बिम्स्टेक भी खत्म हो गया। नहीं, बिम्स्टेक में तो सार्क है ना सारी, ये तो सार्क में देखें इसको कैसे इंडिया ने ठीक करना है ये देखें, क्योंकि
जो आज फैसला कर रहे हैं ना, जो भी पाकिस्तान भी जो फैसला कर रहा है, ये भी अगले कई दहाई जो इंडिया, अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकल गई ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये मोदी सरकार ने जितनी जप्पियां पाई हैं ना, अमेरिका ने ये इधर जप्पी उधर जप्पी, अरब मुल्कों में जप्पी इधर, ये अमेरिका की जप्पी हैं। हाँ। अमेरिका ने की है ना। सुने, बात ये है सारी, ये आपके ख्याल से कोई सोवियत यूनियन के साथ था इंडिया, तो उस वक्त इतनी जप्पियां पड़ती थी? उन मुल्कों में नहीं पड़ती थी ना। तो ये कोई उनके इत्तेहादियां तो जप्पियां पड़ रही हैं हर जगह। इशू ये है कि आपने उधर देखना है। अच्छा, उधर आग लगी हुई है, मणिपुर से लेके मिजोरम से लेके, और मणिपुर के मामले पर बात करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं, देखें, हो सकता है एक्ट ईस्ट के अलावा कोई और अमेरिका के ज़हन में रोल हो। कभी आपने जाके अफ्रीका के अंदर जो है वैगनर ग्रुप के खिलाफ लड़ना है, भाई या तो ये पॉलिसी तो नहीं है ना, पॉलिसी तो चाइना है सर। तो अगर चाइना को आप नहीं कर पाए कंटेन, और आप खुद कंटेन हो गए हैं, यानी चाइना के चक्कर में आप, यानी भूटान भी निकल गया, नेपाल भी निकल गया, पाकिस्तान भी निकल गया, बांग्लादेश भी निकल गया, थाईलैंड भी निकल गया, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स निकल गई, और इतना निकली कि अमेरिकी सफीर चीख रहा है कि यार इसको, यानी अब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका क्यों चीख रहा है। वो इसलिए चीख रहा है कि वायसराय कह रहे हैं कि भाईजान आपने इधर देखना था, क्या कर रहे हैं आप नहीं करते, हम सही करें आके। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके कंटिन्यू करेंगे यहीं से। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप भारतीय जो पॉलिसी है एक्ट ईस्ट के हवाले से, किस तरह से वो फेल हो रही है और इस पॉलिसी के फेल होने की वजूहात क्या हैं, इस पर बात कर रहे थे। नहीं, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो इसलिए हो गई ना कि एक्ट करना था, मतलब देखना नहीं था, काम करना था। तो काम करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुए उसमें तिजारत और ये सारा सब कुछ था, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटेजिक है, देखे ना, वो उनको काम दिया गया था, और वो काम ये था कि आपने चाइना को कंटेन करना है। और आपका कोई अब सेंट्रल एशिया, इधर उधर आगे पीछे, अफ्रीका, इधर दाएं बाएं, ये वो सारा, इधर आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इशू ये है सारा, मैं इसको समझने से कासिर हूँ, इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे इसके ऊपर काबू क्यों नहीं कर पा रहे। यानी इसको, ये जो मणिपुर का इशू है, ये बड़ा मामूली इशू, ये इसको इशू को आसानी के साथ, वो कहते हैं ना कि तो ठंडा कर दें, इशू को ठंडा कर दें, सीएम को हटा के प्रेसिडेंशियल रूल ये वो सारा इशू रूम कर देते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनको कुछ सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा कि आप ये ना करें, क्योंकि ये सेपरेशन हो जाएगी स्टेट्स की, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अब मेथीज ने भागना शुरू कर दी है, मेथीज ने, जो इंतहा पसंद हिंदू थे वो भाग रहे हैं वहाँ से। और ये मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ से, ये मैं हिंदू को कोट कर रहा हूँ, द हिंदू को कोट कर रहा हूँ, 6ठी स्लाइड, मेथी स्टार्ट एग्जिटिंग मिजोरम एमिड राइजिंग टेंशन। अगर आपके इंतहा पसंद ये जो एक टोला था जो वहाँ पे कुकीज़ के साथ जाती, वो अगर वहाँ से भागना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो देखिए ना, इंडिया टुडे, मणिपुर रेस्ट, ये आज की हेडलाइंस है। फ्रेश वायलेंस एरप्ट्स इन इम्पाल आफ्टर वुमेन प्रोटेस्टेड ब्लॉक रोड्स, बर्न टायर्स, ठीक है ना, शेल्स फायर। फिर उसके बाद आगे इंडिया टुडे देखें, यही बात जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कई इलाकों से अब मेथीज भाग रहे हैं। हाँ। यानी जो मेथीज इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनको कुकीज भगा रहे हैं वहां से। और अब मैं कोट करूं 12वीं से इंडिया टुडे, मणिपुर गवर्नमेंट लाइकली टू एयरलिफ्ट मेथीज रिजाइडिंग इन एसावल इन वेक ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स। यानी बात यह सारी कि वो रियासतों से अगर आपके लोग भाग रहे हैं और ये निकलना, दौड़ना शुरू हो गया, औरतों ने डंडे जूते उठू के वो कुकीज आ रहे हैं, इसका मतलब वो अब वो भी भाग जाएंगे। अब ये इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करें ना करें, ये तो दौड़ लगा दिए, लोग भाग रहे हैं वहां से मेथीज। और साथ ही ये फिर बदकिस्मती के साथ मैं इस खबर को डिस्कस नहीं कर सकता, हम दिखा सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल से अब खबर आ रही है, ये वेस्ट बंगाल, यानी अब अभी देख लेंगे, ये मशरिकी सारा इंडिया है। ये 5वीं स्लाइड, आफ्टर मणिपुर 2 women, ये बंगाल में हो रहा है। अच्छा, ये जहाँ पे ममता बनर्जी है, इशू ये है सारा। अब उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस से कह रहा है कि ये संघ परिवार एजेंडा टर्न्ड मणिपुर इनटू राइट जोन से, अब केरला खड़ा हो गया। केरला के चीफ मिनिस्टर क्या है,
केरला के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मणिपुर को राइट जोन में बदल दिया। ये चीफ मिनिस्टर हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी खड़े हो गए हैं। हाँ। वो कह रहे हैं डोंट इंसल्ट राजस्थान से अशोक गहलोत ओवर प्राइम मिनिस्टर रिमार्क्स ऑन स्टेट ऑफ मणिपुर, उन्होंने कहा था ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक और वाकया, अब इंटरनेट को बंद किया हुआ है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वायरल। ये देखें, इंडियन एक्सप्रेस सेकंड स्लाइड, मणिपुर अनदर एफआईआर ऑन रेप मर्डर ऑफ 2 यंग वुमेन, कत्ल फैमिली डार्क अबाउट। अच्छा, बात मैं सिर्फ मैं इसको समझने की कोशिश, जो इशू है ना सारा, इंडिया टुडे कह रहे 10वीं उनका जो आज वो मीडिया उनको उठ गया है, वो कहते मणिपुर वायलेंस कुड नॉट बी कंटेन बिकॉज ऑफ कंप्लिसिटी ऑफ बीरेन सिंह गवर्नमेंट। उधर हटाते हैं, ये उसको कुछ समझ नहीं आ रही। और ये जो है ये अब फिर ये वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है। अब मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूँ, 9th स्लाइड, 5 डिटेन्ड आफ्टर वीडियो शोज 2 women बीटन। अब ये वेस्ट बंगाल है, ये मणिपुर नहीं है। पहले मणिपुर में हुआ, वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये तो मामला जा रहे हैं। द हिंदू कह रहा है इंटरनेट बैन विल नॉट रिस्टोर पीस इन मणिपुर। कितनी देर आप बंद करेंगे इंटरनेट? देखें ना, ये इंटरनेट को बंद करके तो मसाइल हल नहीं होते। और वो द हिंदू मणिपुर वाले जो हैं, ये बीरम सिंह की सरकार वो बता रही है, जो 8वीं स्लाइड है, वो कह रहे हैं हार्ड टू रिस्टोर इंटरनेट क्योंकि ब्लॉकिंग सोशल मीडिया साइट लोग। ये मसला इनके हाथ से ये कैसे, जो कि नरसिम्हा राव के दौर की पॉलिसी थी कि हमने माशी, और फिर जो अमेरिका ने कहा कि आपने एक्ट कर रहे हैं, वो अगर इलाके एक्ट किया, वो उधर तो छोड़ दें, आप लाओस म्यांमार को छोड़ दें। अगर आपका अपना इलाका, अमेरिकन कह रहे हैं कि हम मणिपुर में आ जाएं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई ये तो तो क्या इस वक्त कोई रियलाइजेशन है नई दिल्ली में या मोदी सरकार में कि वो कश्मीर अपनी जगह है, मौजूद है, और भी बड़े मसाइल हैं। कश्मीर का मसला खत्म हो गया? कश्मीर का मसला खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। कश्मीर के सुकून वहां पे रावी चैनी चांद लिख रहा है। बात ये है कि ये कुकीज जो हैं ये पाकिस्तान से जा रहे हैं, ये मितीस पाकिस्तान से जा रहे हैं, या वेस्ट में। मसला ये है कि ये अपने इंटरनल इश्यूज को क्यों नहीं, मैं इसको, जब अक्रॉस द बोर्ड पूरी सोसाइटी कह रही है कि एक चीफ मिनिस्टर को फारिग करो, और मैं तो आप क्यों फारिग करके इसको कहते हैं ना कि ठंडा, अभी हम ठंडा कर देते हैं? इसको ये क्या इशू है? सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत, मुझे अल्लाह हाफ़िज़। ये होता है फर्क। आप देखें कि वो नरसिम्हा राव जिसको बुहरानी भारत मिला और उसने निकाला, ठीक है, एक सियासतदान के तौर पर, IMF से भी निकाला, इधर भी सारा कुछ किया, रिफॉर्म्स की, सब कुछ किया, और कहा कि लुक। और एक ये है कि पूरा अमेरिका बहादुर सर पे बैठा है जाके, और हर जगह जप्पियाँ परवा के आखिर में वो अंदर मसला खड़ा हो गया। ऊपर चाइना भूटान की तरफ आ रहा है, इधर ये नेपाल, इधर ये बांग्लादेश, उधर थाईलैंड, उधर पाकिस्तान, उधर कश्मीर, उधर ये पता नहीं क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।